देखिए आकलन के प्रकार। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो वहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो कहेंगे आकलन मेन जो है वो 2 प्रकार का होता है, और भी प्रकार होते हैं, फिलहाल ये दोनों बेसिक क्या है, ज़्यादा जरूरी है। एक होता है बोले अलग अलग तरह से इसको बांटा गया है, किसी ने 2 प्रकार में कहा, किसी में 3, तो जो 3 है वो भी पढ़ेंगे, पहले ये 2 पढ़ लेते हैं। एक होता है आपका योगात्मक आकलन, दूसरा रचनात्मक। जैसे ही रचनात्मक बोले तो क्या समझ में आता है कि एक रचनात्मक ढंग से एक ऐसे तरीके से किया जाएगा आकलन जिसमें बच्चे को पता ना चले और हम उसका आकलन कर लें। इसमें जो कमी होगा उसको क्या करेंगे, दूर कर पाएंगे। लेकिन यही चीज योगात्मक में हो जाएगा कि यहाँ तो कमी का पता लगा पाएंगे, देखेंगे कितना उन्होंने सीखा, लेकिन उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये होता है सत्र के अंत में। जब अंत में होगा, फाइनल होगा, सीटेट का फाइनल एग्जाम देने जाइएगा, तो वहाँ पर जितना नंबर आएगा क्या उसमें इम्प्रूव हो पाएगा? अगर 70 नंबर आ जाएगा तो उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे? पूरा साल फिर पढ़ना होगा। और ये वाला जो होगा जो अभी क्लास में लेते हैं, तो यहाँ जो चल रहा है अभी आपका कम नंबर आएगा तो आप बेहतर मेहनत करके इसे इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे या उसको बेहतर कर पाएंगे, जो कमी उसको भरपाई कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो रचनात्मक आकलन पर हमेशा जोर देना है। जब भी सीटेट में कहीं दिखे इस तरह से कि बच्चों को किस तरह से आकलन कराना चाहिए, या कहीं ऐसा दिख जाए कि पढ़ाने के दौरान या सीखने के दौरान, अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे का आकलन किया जा रहा है, कौन सा आकलन कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? रचनात्मक। और जहाँ पर लिखा है सत्र के अंत में या साल के अंत में, वर्ष के अंत में, तो योगात्मक। बेहतर कौन सा होगा? रचनात्मक आकलन, क्योंकि इसमें बच्चे के कमी का क्या करेंगे, पता लगा करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अंक ग्रेड दिया जाता है, जैसे कहेगा ग्रेडिंग या अंक देना या परसेंटेज देना किस आकलन का हिस्सा होगा? योगात्मक आकलन का। इसमें डिसीजन लिया जाता है कि कोई बच्चा अगले क्लास में जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर पास हो गया, 30% नंबर है, तो वो अगले क्लास में जाएगा। अगर 30% से कम नंबर है वो फिर उसी क्लास में रह जाता है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए क्या आता है, ग्रेड दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। तो यहाँ नामीकरण भी होता है कि कौन टॉप किया, कौन क्या किया। तो इससे बच्चे में हीन भावना पैदा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरा दुश्मन है, उद्देश्य तो यहाँ भी मापा जाता है ना, कितना बच्चे ने सीखा, क्या सीखा। लेकिन सीटेट के नजरिए से जब देखा जाए तो वो दुश्मन ही होता है, लेकिन वो उतना दुश्मन नहीं है जितना सीटेट वाले ने उनको बना करके रखा है। तो जब भी कहेगा कि कौन सा आकलन को बढ़ावा देना, तो रचनात्मक आकलन को। फिर कह रहा है अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। वैसे जितना चीज़ बता चुके हैं वही काफ़ी है, उतना ध्यान में रह जाए तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि शिक्षण अधिगम यानी पढ़ने और पढ़ाने के दौरान, प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन ही क्या कहलाता है? रचनात्मक आकलन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रहा है, इसके दौरान टीचर जो असेसमेंट कर रहा है, आकलन कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? रचनात्मक आकलन कहेंगे। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। तो बच्चे के बारे में जानने का बेस्ट तरीका कौन सा है? रचनात्मक आकलन है। ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों के कमी का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन है कि बच्चे में जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें फिर आपको योगात्मक आकलन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है फीडबैक। ये जो फीडबैक शब्द है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। फीडबैक क्या होता है वो आपको पता चलेगा जब आपका टेस्ट का कॉपी आपको देंगे, तो उसमें हमने फीडबैक दे करके रखा है कि हाँ, किसी में लिखा हुआ होगा कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा करें। किसी में लिखा होगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा और जोर लगाइए और अच्छा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से दिया जाता है। तो वो जब बच्चा देखता है उसके कॉपी में अगर वेरी गुड कहीं पर लिख देते हैं, कोई चीज़ अगर वो टेस्ट वगैरह लिए और वेरी गुड लिख दिया टीचर, तो घर में आकर के अम्मी अब्बू सबको दिखाएगा, आज मेरे टीचर ने मुझे वेरी गुड लिख करके कहा है। बहुत खुश होता है। हमको लगता है एक छोटी सी चीज़ होती है वेरी गुड, जबकि उनके लिए, बच्चे के लिए कितना बड़ा चीज़ होता है। हम लोगों को मिलता था जब छोटे बच्चे में, कितना खुश होते थे, अपने दोस्तों को ले जाके दिखाते थे, हाँ देखें सर ने वेरी गुड दिलाया है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये फीडबैक है। इसीलिए कहा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये होता है वेरी गुड। ये सब जो है कैसा है ये कहेंगे इसको अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो बाह्य अभिप्रेरणा को कम दिया जाता है, समय पर दिया जाता है। अगर बार बार वेरी गुड दिया जाता टीचर के जरिए, तो हमको भी क्या लगता था, आदत लग जाता था, उतना मजा नहीं आता था। लेकिन कभी कभार दिया जाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, आप इधर आ जाइए। अब जैसे हम यहाँ पर पढ़ा करके जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कैसा लगा आज का क्लास, तो आप बताते हैं कि बहुत अच्छा लगा। भले ही ज़बरदस्ती बोलते होंगे, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा क्लास था आज का सर, समझ में आया अच्छे से। तो ये हमारे लिए कैसा काम करेगा? फीडबैक का काम करेगा। कोई उसमें बोलेगा सर वो जो टॉपिक समझा रहे थे उसमें उतना अच्छा नहीं लगा, हमको समझ में नहीं आया, तो हमको फिर लगेगा कि हाँ उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे अपने टीचिंग में और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? आपके फीडबैक के जरिए हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, और मेरे फीडबैक से बच्चे
बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरह से फीडबैक दिया जाता है सीखने के दौरान। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसीलिए जिससे भी बीच में क्वेश्चन पूछते हैं वो जवाब देता है, उनको कहते हैं हाँ शाबाश बहुत अच्छा। गलत कोई चीज़ नहीं होता है। जब भी टीचर कोई चीज़ पूछे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। बोलने से क्या होगा, आपका हेजिटेशन खत्म होगा। फिर क्या होगा, आप गलत नहीं होते हैं, वो आपका नजरिया अलग होता है, कहने का नजरिया अलग होता है, लेकिन कह रहे हैं वही चीज़। तो जो भी चीज़ बोला जाता है वो गलत नहीं, अगर गलत भी है तो टीचर को उसको डांटना नहीं है। हाँ ठीक है बहुत अच्छा कह रहे हैं, थोड़ा सा और जोर लगा करके और बेहतर तरीके से इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से उसको मोटिवेट करना है क्वेश्चन पूछने के लिए, बोलने के लिए। तो ये होता है क्या, फीडबैक। समझ गए? उर्दू में इसको कहते हैं तर्ज रशाई। ठीक है, इंग्लिश ऐसे कुछ होता है, तर्ज रशाई। ठीक है, देख लेना। तो ये फीडबैक, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि लिखा रहे, फीडबैक लिखा रहे, तो समझ लेना ये अच्छी चीज है। और ये किसका पार्ट है, रचनात्मक आकलन का है। तो यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे सोचने के लिए मजबूर होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग लगा पाएंगे। तो ये रचनात्मक का होता है। ऑब्जेक्टिविटी होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी चीज़ ऐसा पूछा जाए जिसमें कि सब आंसर अगर करे, उत्तर दे तो एक ही चीज़ है, गलत ना दे, यानी ये भी देंगे तो वही चीज़ कहेंगे बारे में, ये भी कह रहे तो एक ही चीज़। तो ऑब्जेक्टिविटी इसमें पाई जाती है। डाउट कोई है तो इसमें पूछा जाता है बच्चे के द्वारा, टीचर उसको क्लियर करते हैं। तो ये सब चीज़ किसका है, रचनात्मक आकलन का। ठीक है, समय समय पर लिया जाएगा, लगातार किया जाएगा, पढ़ाई के दौरान, सीखने के दौरान। अब दूसरा आ जाता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या कहेगा, साल या सत्र के अंत में किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक एग्जाम, एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक एग्जाम। ठीक है, वार्षिक परीक्षा आ गया। एक होता है यहाँ पर देखिएगा मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, और ये हर बार देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आकलन मूल्यांकन होगा। जहाँ भी आकलन और मूल्यांकन होगा वहाँ पर मानकीकृत ऑप्शन में जरूर दिखाई देगा। ठीक है, अब ये मानकीकृत परीक्षण किसका पार्ट है, योगात्मक। तो सबसे पहले तो ये पार्ट हो गया योगात्मक का। तो ये उतना बेहतर सीटेट के नज़रिए से नहीं है, लेकिन ये इसका इम्पोर्टेंस देखिए कितना है। जैसे 12th का एग्जाम लिया जा रहा है तो उसमें कैसा एग्जाम्पल होता है, ये कैसा होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लिया जाता है। 12वीं का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, उसमें सारे बच्चे बैठते हैं, सारे के लिए एक मानक तैयार किया जाता है। क्या दूसरे किसी बच्चे के लिए अलग क्वेश्चन रहता है, दूसरे के लिए अलग होता है, नहीं होता है। तो बेसिकली ये दुश्मन इसलिए है कि यहाँ पर जो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल नहीं रखा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़े है ना, कि हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के समान नहीं है। चाहे दोनों जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सीखने के तरीके अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति की इच्छाओं की, उसकी रुचि की, उसकी आयु को ध्यान में रख करके टीचिंग लर्निंग अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, 10th का बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसका ख्याल नहीं रखा जाता है। कोई सीखने में कमजोर है तो क्या उसके लिए अलग क्वेश्चन रहता है, नहीं रहता है, सबके लिए एक जैसा क्वेश्चन रहता है। इसलिए मानकीकृत परीक्षण को सीटेट में बढ़ावा नहीं दिया जाता। बाकी तो बेस्ट मेथड है, ऐसे इतने इतने बच्चे के लिए अलग अलग मेथड लगाएंगे जांचने के लिए तो जांच पाएंगे। लाखों बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं और सीटेट में भी बैठेंगे, तो सारे के लिए एक तरह का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन बच्चे तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, मानकीकृत परीक्षण बड़े समूह के लिए अच्छा होता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए छोटे बच्चे में बोर्ड एग्जाम होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण जहाँ भी दिखे तो समझ जाना किसका पार्ट है, योगात्मक आकलन का है। इसीलिए इसको बढ़ावा नहीं देना है, रचनात्मक आकलन को बढ़ावा देना है। फिर है जजमेंट के लिए यानी निर्णय लेने के लिए, किस लिए किया जाता है, योगात्मक आकलन किस लिए किया जाएगा, निर्णय लेने के लिए। निर्णय क्या लेना है, आगे क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा, कितना % मार्क लाया, निर्णय लेने के लिए कहेंगे। हल्ला क्यों हो रहा है पीछे, क्या बात है, थोड़ा जो कुछ चला दे इस पे स्क्रीन पे। इतना रील देख करके आते हैं फिर भी हल्ला करते हैं, बताइए। निर्णय लेने के लिए, ठीक है। ग्रेड देने के लिए क्या जाता है, इसको यहाँ पर ग्रेडिंग दिया जाएगा, किसमें, योगात्मक आकलन में। परसेंटेज की बात करेगा, तो इन सब में किया जाएगा योगात्मक आकलन। बच्चे में सुधार नहीं किया जा सकता है,
जब योगात्मक आकलन हो जाए तब अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो उसी क्लास में रह करके पूरे साल पढ़िए या फिर दोबारा से एग्जाम दीजिए, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका योगात्मक आकलन। हाँ, निर्णय लेना। अब जो है एक और टाइप आ जाता है असेसमेंट का, जिसको कहते हैं कि इसमें 3 टाइप होता है। कितने? 3 टाइप। सबसे पहला है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये ध्यान देना है, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग। ठीक है, तो यही तीनों मेन होता है यहाँ पर। तो कहेंगे अधिगम के लिए आकलन। दूसरा होता है, बहुत अच्छे, अधिगम का आकलन। और तीसरा होता है आपका अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये के लिए जो है का है और के रूप में, ये 3 तरह का आकलन होता है असेसमेंट का। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग।